Hello students, good morning. Welcome to my channel PG Chemistry. In this video session we are going to start the crystal field splitting in tetrahedral complexes. तो अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कैसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एप्लीकेबल होता है। तो देखो यहाँ ध्यान से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता कैसा है, तो ये sp हाइब्रिडाइज sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ओके। और यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है तो देख सकते हो कि ये हमारा टेट्राहेड्रली कनेक्टेड है, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है और इसके साथ क्या है, लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को, ओके। अब यहाँ से इनके बीच रिलेशन देखो, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये एक्चुअल में एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर होता है, क्यूब जैसा दिखता है। अब यहाँ से हम लोग देखें तो ये एक्स वाई प्लेन जो है एक्स वाई जेड, ये एक्चुअली इनके फेस से पास होता है, यानी कि ये क्यूब के फेस से, फेस सेंटर से पास होता है। लेकिन जो लिगेंड्स हैं वो देख सकते हो वो अप्रोच करते हैं फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल देन, और इनका जो एंगल होता है लिगेंड्स का वो देखो यहाँ पे कितने हैं, तो 109 डिग्री 28 मिनट। तो अब एक्चुअली होता क्या है कि लिगेंड्स और जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं dxy, dyz एंड dzx, तो देखो यहाँ ऑर्बिटल कौन कौन सा है, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो जो लिगेंड्स हैं और ये ऑर्बिटल्स हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच एक्चुअली एंगल जो होता है अप्रोचिंग एंगल वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से डिफरेंट होता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या था कि लिगेंड्स जो था dx स्क्वायर, वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ऑर्बिटल के ठीक सेम लाइन में अप्रोच कर रहा था। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे तो ये टेट्राहेड्रली अटैच हो रहे हैं लिगेंड्स। तो अब क्या होता है कि इनके बीच का जो एंगल होता है एक्चुअली ये जो है डिफरेंस ये कम होता है। तो dxy, dyz और dzx एंड लिगेंड्स के बीच का जो एंगल होता है ये आपको हाफ हो जाता है 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक वैसे ही यहाँ पे, तो यहाँ पे अप्रोचिंग एंगल और यहाँ पे अप्रोचिंग एंगल। तो अब जो इंटरेक्शन हो रहा है इनके बीच तो ये डायरेक्टली नहीं हो रहा है, यानी कि ये सेम लाइन के सेम एक्सिस के अराउंड नहीं हो रहा है। यहाँ पे लिगेंड्स जो है वो आपको डिफरेंट लाइन से, डिफरेंट एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच जो गैप है वो कम है। तो इससे क्या होता है कि ये 5 के 5 ऑर्बिटल जो हैं इनसे लिगेंड का इंट्रैक्शन होता है, यानी लिगेंड का जो फील्ड क्रिएट होता है वो इन 5 ऑर्बिटल से क्या करता है, इनके इलेक्ट्रॉन से इंट्रैक्शन क्रिएट करता है, वहां पर रिपल्सिव फोर्स जनरेट होता है और ये 5 ऑर्बिटल्स का एनर्जी बढ़ता है। लेकिन जो अप्रोच है लिगेंड्स का इनके साथ dxy, dyz और dzx का, ये इनके साथ थोड़ा क्लोज होता है और क्लोज होने से यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू इंक्रीज जाती है, ओके। तो यहाँ देखो एक्चुअल होता क्या है, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स the 3d orbitals that is t2g orbitals are close to approaching ligands। तो ये जो तीन सेट हैं यानी 3 ऑर्बिटल्स हैं dxy, dyz एंड dzx, ये जो है ये आपको लिगेंड्स से क्लोज होते हैं, जो अप्रोचिंग लिगेंड्स हैं उनसे बहुत क्लोज होते हैं और इसलिए ये ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, तो ये भी फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू दिस 3 ये कम एक्सपीरियंस करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होता है वो जस्ट रिवर्स हो जाता है। याद करो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या था, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर जो है ये ज्यादा रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे थे, तो इनका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। लेकिन यहाँ पे रिवर्स कंडीशन हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, dxy, dyz और dzx इन्हीं का एनर्जी लेवल क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है ऑक्टाहेड्रल का जस्ट रिवर्स होता है। तो यहां से अब क्या हो गया कि T2G जो है वो लोअर से अपर लेवल में पहुंच गया और EG सेट जो है वो अपर से लोअर में आ गया। तो देखो यहाँ पे इस इंटरेक्शन के कारण एक्चुअली क्या हुआ कि जो एनर्जी लेवल है T2G का वो लोअर से अपर लेवल में चला गया, क्योंकि एनर्जी इंक्रीज हो रही है।
जबकि Eg लेवल का जो एनर्जी लेवल है वो डिक्रीज हो गया, तो ये अपर लेवल से लोअर लेवल पे आ गया, यानी कि ऑक्टाहेड्रल का जस्ट रिवर्स हो गया। और जब ये ठीक उसके उल्टा हो गया तो यहाँ पे हमें मिलता है क्या, तो आप देख सकते हो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे हो रहा है जब लिगेंड इंटरेक्शन कर रहा है मेटल्स के साथ। तो यहाँ पे देखो ये दो सेट बन रहा है T2G और Eg, यहाँ पे dxy, dyz और dzx ये तीन ऑर्बिटल्स हमारे अवेलेबल हैं। फिर यहाँ पे देखो ये सारा चीज रिवर्स हो गया है, वैल्यू अभी भी सेम है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया है, प्लस 0.4 डेल्टा टी माइनस 0.6 डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी ये हो जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ द टेट्राहेड्रल, टी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, अब देखो यहाँ पे वैल्यू, तो ये जो वैल्यू है ये स्मॉलर होता है, डेल्टा टी इज स्मॉलर देन डेल्टा नॉट। और इसके पीछे एक्चुअली रीजन क्या होता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड होते हैं, जबकि टेट्राहेड्रल में कितने होते हैं, तो सिर्फ 4 लिगेंड होते हैं। तो ऐसे ही हमारा एक क्या हो गया, तो ये 2-3 हो गया, यानी कि स्प्लिटिंग जो होगा 2/3 होगा। दूसरा कंडीशन है इसमें क्या है कि लिगेंड्स जो है, देखो यहाँ पे लिगेंड्स दे आर नॉट अप्रोचिंग इन द डायरेक्शन ऑफ xy, xyz, zx, that means they are not approaching in the same axis on the dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square। तो ये इनके सेम एक्सिस पे, इनके सेम लाइन से अप्रोच नहीं कर रहा है। तो जब सेम एक्सिस और सेम लाइन से अप्रोच नहीं कर रहा है तो यहाँ फर्दर क्या हो जाता है, जो रिडक्शन है वो अगेन 2/3 हो जाता है। तो इस तरह से अब जो हमारा रिलेशन हो जाता है डेल्टा टी का डेल्टा नॉट से, तो देखो 2/3 ड्यू टू दी 4 ligands and again they are not lie in the same line, they are not approaching in the same axis, so it again becomes 2/3 of the delta naught, and so the relation between delta t and delta naught is 4/9 delta naught। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस रिलेशन पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलो ये हो गया हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसको नोट करो। तो फिर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट। तो यहाँ देखो डेल्टा टी जो है ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, डेल्टा टी इज ऑलवेज स्मॉलर देन डेल्टा नॉट। और इसके पीछे रीजन क्या हो गया, तो 4 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं। दूसरा रीजन क्या हो गया कि लिगेंड्स जो हैं वो आपको ऑर्बिटल के एक्सिस के अलोंग अप्रोच नहीं कर रहे हैं, ये डिफरेंट डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हैं। तो इस तरह से ये आपको रिलेशन था, और इन दोनों रीजन के कारण हमें रिलेशन क्या मिला था, तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 4/9 इंटू डेल्टा नॉट, यानी ऑक्टाहेड्रल का जो स्प्लिटिंग एनर्जी है और टेट्राहेड्रल का जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो एक दूसरे से ऐसे ही रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमेशा स्मॉलर है डेल्टा नॉट से, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इट इज नेवर एनर्जेटिकली favorable to pair electron, and almost all tetrahedral complexes are high spin. That means there is very less chance for the pairing of the electrons. Okay, and low spin tetrahedral complexes are rarely observed। और low spin जो होते हैं यानी कि paired वाले केसेस जो है वो बहुत कम ही ऑब्जर्व होते हैं, वो रेयर होते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करनी है तो हुन्स रूल को फॉलो करना है, और साथ साथ जैसे हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखा था कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता था तो फिर डेल्टा नॉट की वैल्यू जो थी वो बढ़ जाती थी, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती थी, जिससे कि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाता था, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती थी। लेकिन यहाँ पे वैसा केस नहीं है, क्योंकि डेल्टा टी ऑलरेडी क्या है, बहुत ही स्मॉलर है। ठीक है, तो हम लोग देखो, अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग। तो यहाँ पे देखो ध्यान कर रखना है, हुन्स रूल इज फॉलो। तो यहाँ पे आपको हुन्स रूल को फॉलो करना है, ये फॉलो होगा। ठीक है, फीलिंग देखें हम लोग, कॉन्फ़िगरेशन है D1। तो देखो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे Eg लेवल है तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और T2G लेवल क्या होगा, वैकेंट होगा। तो इसके अलॉन्ग अक्रॉस, तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, Eg1 एंड T2G नॉट।
अगर हमारे पास T2 हो जाए तो इस केस में देखो ये फिर से वैकेंट होगा T2G, और Eg में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से क्या हो जाएगा Eg2 एंड T2G नॉट। अगर हमारे पास क्या हो जाए D3 हो जाए तो इस केस में क्या होगा, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे। और देखो यहाँ पे स्प्लिटिंग वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा नहीं है, यानी कि गैप एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं है, तो इस केस में अब 3rd इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे फील होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा Eg2 एंड T2G1। तो देख सकते हो यहाँ पे ये हमेशा क्या कर रहा है, तो ये जनरली आपको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है। यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपको रेयर ही मिलता है। फिर नेक्स्ट देखिए, अगर कॉन्फ़िगरेशन D4 का है तो फिर से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे फिर 1 by 1। सो यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन Eg T2G2। ठीक है, अब आ जाओ, अगर कॉन्फ़िगरेशन D5 हो जाए तो यहां से देख सकते हो 1 2 3 और यहाँ पे हो जाएगा 1 and 2। तो यहां से देख सकते हो Eg2 एंड T2G3। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया इनके लिए। ओके, अब आते हैं हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात करें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल, और टोटल के लिए रिलेशन क्या है, -0.6 NEG प्लस 0.4 N T2G इंटू डेल्टा T। ओके, यहाँ पे हम लोग ये भी यूज करते हैं x द नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, P पेयरिंग एनर्जी। ओके, लेकिन अगर आपको सिर्फ टोटल एनर्जी फाइंड करना है तो आप xp को, यानी कि जब पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू गिवन नहीं होगी तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका इक्वेशन ये मिलेगा। ठीक है, अब आ जाइए, तो यहां से हम लोग क्रिस्टल फील्ड एनर्जी को भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ D1 के केस में क्रिस्टल फील्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ये दे देगा आपको। यहाँ पे E1 का वैल्यू 1 होगा और यहाँ 0 है, तो फिर ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो ये दे देगा -0.6 डेल्टा T। अब देखो डेल्टा T जो है ये रिलेटेड है किससे, तो ये 4/9 डेल्टा T नॉट। तो यहाँ पे डेल्टा T नॉट का वैल्यू रख दो, तो ये क्या दे देगा, -0.6 इंटू 4/9 डेल्टा नॉट, और ये वैल्यू दे देगा आपको, हो जाएगा -0.8/3 डेल्टा T नॉट। ठीक है, तो ये हो जाता है रिलेशन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल। और फिर वहीं पे हम लोग ऑक्टाहेड्रल के लिए यूज करेंगे, तो ये हमारा वैल्यू देगा। तो अब आप इसको नोट कीजिए, तो फिर हम लोग फर्दर डिस्कशन करते हैं। Crystal field theory in square planar complexes. Square planar complexes, coordination number 4 and the hybridization DsP2। तो देखो यहाँ पे ऑर्बिटल कौन सा इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पे होता है dx² - y² s px py, ये 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे स्प्लिटिंग होता कैसे है। एक्चुअल में क्या होता है कि लिगेंड्स जो हैं ये आपको अप्रोच करते हैं। तो देखो ये स्क्वायर प्लेनर है, यहाँ पे सेंटर पे मेटल अवेलेबल है, यहाँ पे इसके प्लेन में क्या हो रहा है, डिफरेंट लिगेंड्स जो हैं वो आपको आकर के अप्रोच कर रहे हैं, और इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। यहाँ देखिए कौन कौन सा ऑर्बिटल जो है डी का इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस होता है वो होता है dx² - y²। एक्चुअली इसके लोब्स जो होते हैं वो लिगेंड के सेम एक्सिस पे लाई करते हैं, यानी कि ये जो है दे आर पॉइंटेड टुवर्ड्स दी लिगेंड्स, यानी कि लोब्स ऑफ दी dx² - y² आर जस्ट इन द सेम एक्सिस ऑफ दी अप्रोचिंग लिगेंड, यानी जिधर से लिगेंड हमारा अप्रोच कर रहा है उसके सेम पॉइंट पे, उसके सेम एक्सिस पे ये पॉइंटेड है। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि यहाँ पे एनर्जी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि ये सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सपीरियंस करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ dxy की जो लोब्स हैं ये आपको लिगेंड्स के बीच में लाई करते हैं, लेकिन चूंकि इनके लोब्स क्या होते हैं, को प्लानर होते हैं। तो को प्लानर होने के चलते क्या होता है कि ये भी इनके थ्रू
मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, तो dx² माइनस y² के ठीक बाद अगर किसी का एनर्जी लेवल आता है तो वो किसका हो जाता है, तो वो हो जाता है dxy का, यानी कि इनका जो एनर्जी है वो नेक्स्ट हायर है। ओके, फिर आ जाइए लोब्स ऑफ dz²। तो देखो dz² कुछ इस तरह का होता है, तो अब ये जो लोब्स है ये पॉइंटेड आउटसाइड है, लेकिन इसका जो टोरस है अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो देखो ये क्या है, ये सर्कुलर रिंग है। तो अब ये भी क्या होता है, ये भी आ जाता है आपको किसके लाइन में, तो ये प्लेन में आ जाता है, लिगेंड्स के प्लेन में आ जाता है। और जब ये लिगेंड्स के प्लेन में आता है तो फिर इसकी भी एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो टोरस है वो क्या हो जाता है, वो भी आपको प्लेन में आ जाता है, किसके, लिगेंड्स के, और लिगेंड्स के प्लेन में आता है तो इसका भी एनर्जी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये भी एक्सपीरियंस करता है किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन को। ठीक है, अब यहां से आ गया XZ एंड DYZ। तो इनके लोब्स जो है ये आपको प्लेन के आउटसाइड पॉइंटेड होते हैं और ये इफेक्टेड नहीं होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। और जब ये इफेक्टेड नहीं होते हैं तो इनका एनर्जी मिनिमम होता है, लेकिन ये आपस में इक्वल एनर्जी रखते हैं। तो इस तरह से देखो, पहले क्या हुआ, ये हमारा d ऑर्बिटल है मेटल एटम का। अब यहाँ पे जब मेटल एटम और लिगेंड का इंटरेक्शन हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रही है। तो ये स्प्लिटिंग तुम देखोगे तो ये किसका है, ये आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वाला है। लेकिन यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है कि एनर्जी इंबैलेंस हो रहा है, तो dx² माइनस y² एंड dz²। तो इनका फर्दर स्प्लिटिंग हो रहा है और इस तरह से क्या हो जा रहा है, जिनका एनर्जी बढ़ा dx² माइनस y² का, तो ये मैक्सिमम पे चला गया। फिर देखो यहाँ से dxy, इसका एनर्जी बढ़ रहा है तो ये आ गया सेकेंड नंबर पे। फिर आ जाओ dz², ये भी एक्सपीरियंस कर रहा है तो ये आ गया थर्ड नंबर पे। और इन पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं है, तो ये मिनिमम आ गए। ठीक है, तो यहां से ये हो गया इनका स्प्लिटिंग डेल्टा स्क्वायर प्लेनर, और ये आपको सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद डेल्टा नॉट आता है और सबसे कम होता है डेल्टा टी के लिए। तो इस तरह से ये हो जाता है स्प्लिटिंग एनर्जी, और ये हो गया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए स्प्लिटिंग थ्योरी। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट आपको बस एक बार क्या करना है, ये आउटलाइन जो है ध्यान रखना है कि किनके बीच क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। ओके, चलिए इसको नोट कीजिए, तो फिर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। ओके, now the next factors which affect the magnitude of crystal field splitting energy in case of octahedral complex। तो देखो हमारे पास क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इसको अफेक्ट करने के लिए जनरली हमारे पास 3 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट वन, नेचर ऑफ द लिगेंड, सेकंड, चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन एंड द नेचर ऑफ द मेटल आयन। ओके, तो देखो फर्स्ट नंबर क्या है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, नेचर ऑफ लिगेंड्स। ओके, नेचर ऑफ लिगेंड्स। तो देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैज इन्फ्लुएंस ऑन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो यहां पे एक्चुअली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड causes higher splitting and weak field ligand causes lower splitting। यानी कि यहाँ पे वैल्यू जो है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो डेल्टा नॉट की वैल्यू इंक्रीज होगी, और वीक फील्ड लिगेंड होगा तो डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो तो क्या हो जाएगा, तो यहां से हम लोग देखेंगे डोनर एटम। तो हमारा डोनर एटम अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन डोनर है, तो ये क्या कंसीडर होता है, वीक फील्ड। फिर इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होता है कौन सा, ऑक्सीजन डोनर। नाइट्रोजन डोनर एंड कार्बन डोनर इनको कंसीडर किया जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड में। इट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड और इट इज वीक फील्ड। ओके, तो हाइड्रोजन डोनर जो होते हैं ये आपको, ऑक्सीजन डोनर ये जो है
वीक फील्ड लिगेंड में कंसिडर होते हैं, जबकि नाइट्रोजन और कार्बन जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कंसिडर होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए सेकेंड नंबर, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। तो यहां पे आपको याद रखना है, चार्ज increases, delta naught increases, that is it is directly proportional to charge on central metal ion. Higher the charge, higher will be value of the delta naught. तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, करस्पॉन्डिंगली डेल्टा नॉट की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। चार्ज की वैल्यू डिक्रीज होगी, करस्पॉन्डिंगली डेल्टा नॉट की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ मेटल आयन। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात करें ट्रांजिशन मेटल्स की, तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, मेटल का साइज जो है वो वेरी करता है, और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि डेल्टा नॉट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है, यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यू जो है इंक्रीज होती है। वो देखो कैसे होती है, तो 3D से अगर आप 4D में जा रहे हो तो इंक्रीज होगा, और 4D से 5D में जा रहे हो तो भी ये इंक्रीज होगा किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में। तो यहाँ पे 3D, 4D और 5D जो है ये आपको सीरीज है, यानी कि अगर आप फोर्थ पीरियड की बात करेंगे तो उसको हम लोग 3D सीरीज बोलते हैं, अगर फिफ्थ पीरियड की बात करेंगे तो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग 4D सीरीज बोलते हैं, अगर सिक्स्थ पीरियड की बात करते हैं तो हम लोग उनको 5D सीरीज बोलते हैं। एक्चुअली उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में जाते हैं, फिफ्थ पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में जाते हैं, और फोर्थ पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 3D में इंटर करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इनको कैटेगराइज किया है 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज में। तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आएंगे वैसे वैसे जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। ओके, तो ये हो जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, दूसरा रिलेशन आप लोग को याद होगा, ये रिलेशन देख लो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का वैल्यू ज्यादा होता है। ऐसे भी ये रिलेटेड है 4/9 डेल्टा नॉट। तो चलो इसको नोट कर लो। ओके, तो फिर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। नाउ द नेक्स्ट, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कलर किस तरह से डिटरमाइन होता है। तो जनरली हम लोग ये चीज जानते हैं, दी कॉम्प्लेक्स सो कलर, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कलर शो करते हैं। ठीक है, तो जब ये कलर शो करते हैं तो आखिर इनके पीछे क्या रीजन है। तो एक्चुअली हम लोग पहला कॉन्सेप्ट देखेंगे, व्हेन दी d ऑर्बिटल इज पार्शियली फिल्ड। तो अब यहाँ कंडीशन क्या है कि हमारा d जो है ये क्या है, पार्शियली फिल्ड है। ठीक है, पार्शियली फिल्ड। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो d ऑर्बिटल है वो पार्शियली फिल्ड है। तो इस केस में देखो एक्चुअली होता क्या है, तो ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो कलर शो करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास d ऑर्बिटल्स है और वो क्या है, पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल्स है। तो अगर हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करें, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सीखा है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा जो d है उसकी डीजेनरेसी स्प्लिट हो जाती है और वो दो सेट में टूटता है। तो यहां से देख लो, यहाँ पे क्या हो गया, T2G, और ये हमारा क्या हो गया, EG। ये दो लेवल हो गए। तो एक D हमारा यहाँ पे है और एक D हमारा यहाँ पे है। हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जो हमारा कॉम्प्लेक्स है TiH2O होल 6+3। तो इस केस में देखो यहाँ पे Ti+3 के केस में क्या है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है जो d ऑर्बिटल में अवेलेबल है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि इसका जो 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। अब मान लो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाइट लाइट को यहाँ पे इंसिडेंट करा रहे हैं, यानी कि ये क्या कर रहा है, व्हाइट लाइट को
एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये क्या करेगा, जब हम लोग व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो व्हाइट लाइट का ये कुछ पार्ट जो है उसको एब्जॉर्ब करता है, और उसको एब्जॉर्ब करके ये एक्साइटेड हो जाता है और ये जंप करके आ जाता है नेक्स्ट ऑर्बिटल में। तो यहां देखो एक डी से दूसरे डी में ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन बोलते हैं, या व्हाट, डी ट्रांजिशन अकर्स। तो अब देखो यहां पे हुआ क्या, इसने इस व्हाइट लाइट के कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब किया, यानी कि ये जो व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुआ इसके कुछ पार्ट जो हैं वो इस इलेक्ट्रॉन के थ्रू एब्जॉर्ब हुए, लेकिन जो पार्ट एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो क्या होगा, तो वो तो इमिट हो जाएगा। वो क्या करेगा, ये इमिट करेगा, यानी कि उसको रिफ्लेक्ट बैक करेगा, और जिसको रिफ्लेक्ट बैक करेगा यही हमारा क्या होगा, कलर ऑफ कंपाउंड होगा। यानी कि अब यहां पे कंडीशन क्या हो गया कि जो लाइट रिफ्लेक्टेड है वही क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग कलर शो करता है। यानी कहने का मतलब है कि व्हाइट लाइट जो 7 कंट्रास्टिंग कलर से मिलकर बना हुआ है, तो ये जो 7 कलर्स हैं उसमें से जो भी पार्ट इस इलेक्ट्रॉन के थ्रू या उस कंपाउंड के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, और बाकी का जो पार्ट इमिट होगा, जो उससे रिफ्लेक्ट बैक होगा, वो होगा हमारा क्या, कलर ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, जिसको हम लोग इस गिवन टेबल में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका चार्ट बना हुआ है उस चार्ट में आप देख सकते हैं करस्पॉन्डिंगली कैसे एक लाइट के करस्पॉन्डिंग दूसरा लाइट जो है वो एब्जॉर्प्शन में जा रहा है। एक लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है तो करस्पॉन्डिंग जो इमिटेड लाइट है वो हमारा कलर ऑफ कंपाउंड को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाता है डी ट्रांजिशन के लिए, कब, जब हमारा कॉम्प्लेक्स जो है आपको पार्शियली फिल्ड यानी कि डी ऑर्बिटल जो है वो पार्शियली फिल्ड है। अब यहाँ पे एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखिए, आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है, द कलर ऑफ द कंपाउंड इज ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लिगेंड। इफ देयर इज नो लिगेंड देन देयर इज नो कलर शोन बाय द कंपाउंड। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए CuSO4, ये आपको व्हाइट कलर का होता है, या आप कह सकते हैं कि ये कलरलेस है, या फिर ये व्हाइट अपीयर्ड होता है, व्हाइट कलर। लेकिन जैसे ही आप इसको एक बार सोल्यूशन में डिसॉल्व करोगे, वाटर में डिसॉल्व करोगे, तो देखो ये क्या हो जाएगा, CuH2O 2H2O 4 SO4.H2। अब ये हमें क्या देगा, ब्लू कलर का अपीयरेंस देगा। और ब्लू क्यों देगा, क्योंकि इसने क्या कर लिया, और रेड लाइट को, रेड कलर ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। तो जिस लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा, ये क्या करेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे लाइट को इमिट करेगा, और जो इमिटेड लाइट होगा, जो एब्जॉर्ब लाइट नहीं होगा, जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगा इस कंपाउंड के थ्रू, वो क्या हो जाएगा, कलर ऑफ द कंपाउंड हो जाएगा। तो इसने क्या कर दिया, जिस पार्ट ऑफ व्हाइट लाइट को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी लाइट है, जैसा कि आपने टेबल में देखा है, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो भी लाइट है वो क्या करेगा, वो अपीयरेंस देगा उस कंपाउंड के कलर को। ओके, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, आपको हमेशा ये चीज याद रखना है कि इंट्रैक्शन जो है मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आटम और लिगेंड्स के, इनके इंट्रैक्शन के कारण ही क्या होता है, कलर ऑफ द कंपाउंड होता है। जैसे अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल देखें, तो यहाँ पे देख सकते हो निकेल है, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं H2O 6+2, और दूसरी जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम सेंट्रल मेटल आटम को ले रहे हैं, सेम चार्ज है, और यहाँ पे हम लोगों ने लिगेंड को चेंज कर दिया, यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया एमीन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इन दोनों ही केसेस में इनके कलर जो है वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, ये जो है ये क्या करता है, तो ये आपको रेड कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये करस्पॉन्डिंग ब्लू ग्रीन कलर को शो कर रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये जो है ये एब्जॉर्ब करेगा किसको, तो ये एब्जॉर्ब करता है येलो कलर ऑफ लाइट को, और ये येलो को एब्जॉर्ब करता है, तो फिर इमिट किसको करेगा, यानी कि जो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा तो वो हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाता है ब्लू, तो ये ब्लू कलर का अपीयरेंस देता है। तो इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये हो गया कंडीशन, जब हमारा क्या है, डी जो है पार्शियली फिल्ड है, तो यहाँ पे हम लोग डी ट्रांजिशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कलर ऑफ द कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो हमारे पास कंडीशन क्या है, कि अगर मान लो डी नॉट हो, या फिर डी जो है हमारा कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल हो, यानी कि अब यहाँ कंसेप्ट क्या हो गया
कि जब हमारे पास क्या हो जाए, पास इलेक्ट्रॉन नहीं हो या फिर ये कंप्लीटली फील्ड हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि डी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर क्या करेगा, ये डी ट्रांजिशन को शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। तो ये लाइट को एब्जॉर्ब तो करेगा लेकिन इमिट कुछ नहीं करेगा, और इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाता है, जनरली कलर ऑफ कंपाउंड कुछ भी अपीयर नहीं होता है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, TiH2O होल 6+4। तो इस केस में आप देख लो यहाँ पे Ti के पास +4 के कंडीशन में D का कॉन्फ़िगरेशन जो है नॉट है। ठीक वैसे ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ZnH2O होल 6+2, तो यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ पे Zn+2 के केस में यहाँ पे देखो D में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस तरह से ये भी क्या हो गया, ये कलरलेस हो गया, यहाँ पे कोई डी ट्रांजिशन का चांस नहीं है, डी ट्रांजिशन नहीं है। तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और डी ट्रांजिशन नहीं होगा, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो कलर शो नहीं करेंगे। जो कंप्लीटली फील्ड होगा वहां भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होगा, जंपिंग नहीं होगा, और इस तरह से फिर क्या हो जाएगा, डी ट्रांजिशन नहीं होने से ये कलर को शो नहीं करेगा। ओके, तो ये हो जाता है कलर ऑफ दी कंपाउंड। ठीक है, चलो यहां तक नोट कर लो। तो फिर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ दी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ओके, चलो नोट करो। नाउ द नेक्स्ट, द स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेट। स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स जो है ये सॉल्यूशन में रेफर किया जाता है एसोसिएशन बिटवीन दी टू स्पेसीज। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम देखते हैं, और जो स्टेबिलिटी होती है किसी भी लिगेंड का जो इस फॉर्मेट में अवेलेबल है वो टर्म उसको मेजर किया जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म्स में। ठीक है, जैसे हम लोग एक जनरल इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे मेटल है और यहाँ n लिगेंड्स हैं, ये कंबाइंड होकर के क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो आपको दे रहा है mLn, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो इस तरह से हम लोग अब इनको स्टेप वाइज में लिख रहे हैं। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे देखो सिंगल लिगेंड है, यहाँ पे फिर ml के साथ लिगेंड जोड़ रहे हैं, और इस तरह से हर एक स्टेप में आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा। फाइनली अगर हम लोग लास्ट स्टेप देखें तो यहाँ पे आपको Kn मिलेगा। अब देखो क्या है, अगर इन इक्वेशंस को जोड़ोगे तो देखो हर बार क्या होगा कि ये बढ़ता जाएगा और ये कैंसिल होता जाएगा। देखो ml इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट कैंसिल होगा। इस तरह से ये जो है सिर्फ हमारा ये लास्ट बचेगा, और ये हमारा फर्स्ट, और यहाँ पे Ln यानी कि हमारा फाइनल इक्वेशन ये मिलेगा। अब इक्विलिब्रियम का रिलेशन जो है वो हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे जो ओवरऑल कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोगों ने बीटा n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इक्वल हो जाएगा K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 डॉट डॉट Kn। यहाँ पे बीटा n जो है इसको हम लोग डिनोट करते हैं या इसको बोलते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओके, और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बीटा n की वैल्यू को देखना है। जैसे ही बीटा n की वैल्यू हायर होगी, करस्पॉन्डिंग आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो मोर स्टेबल होगा। कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हायर द वैल्यू ऑफ ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये रिलेशन हो जाता है। अब देखो तीन फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला है सेंट्रल मेटल आयन, दूसरा है हमारा नेचर ऑफ द लिगेंड, और तीसरा है चिलेटिंग इफेक्ट। तो इनको नोट करो तो हम लोग इन टर्म्स को डिस्कस करते हैं। नाउ द नेक्स्ट, द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द स्टेबिलिटी। तो हमारा पहला आता है नेचर ऑफ द सेंट्रल एटम और आयन। तो देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ग्रेटर द चार्ज डेंसिटी, ग्रेटर द चार्ज डेंसिटी यानी जितना ज्यादा चार्ज सेंट्रल एटम पे होगा उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो इस तरह से Fe+3 आयन कंटेनिंग अगर हमारा कॉम्प्लेक्स है तो वो मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू Fe+2। ओके, नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ लिगेंड। तो देखो नेचर ऑफ लिगेंड जो है डिपेंड्स करता है टेंडेंसी टू डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, बेसिक नेचर ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और इस तरह से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी हाई होगी। तो इस तरह से हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो Fe- जो है अगर ये कॉम्प्लेक्स में अवेलेबल है एज लिगेंड, और Cl- और Br- अवेलेबल है, तो Fe- वाला कॉम्प्लेक्स जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है चिलेट इफेक्ट। तो
तो देखो जैसे ही चिलेटिंग एजेंट आता है, यानी कि बाइडेंटेट, डाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स अगर अवेलेबल होते हैं तो वहां पे चिलेशन अकर्स होता है, और जब चिलेशन अकर्स होता है तो क्या होता है, एंट्रोपी इंक्रीज होती है, जिससे क्या हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है वो आसान होता है, और इस तरह से क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। तो इस तरह से स्टेबिलिटी इसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जितने ज्यादा चिलेटिंग लिगेंड होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। ओके, तो चलिए अब इसको नोट कर लीजिए। इस वीडियो सेशन में इतना ही। थैंक यू।